नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं हियानी जो आपके साथ यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड को लेके पहले भी आपसे बातचीत करी थी कि एक्चुअली में है क्या, पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा अगर इसे प्रेज़ेंट कर दिया गया, इसे पूरे देश भर में लागू कर दिया गया। पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन स्टार्ट होने ही वाला है, कुछ ही समय रह गया है, 20 जुलाई से स्टार्ट होगा और एक्सपेक्टेड है कि उसमें यूसीसी को प्रेज़ेंट किया जाए। इसके बाद क्या पूरे देश भर में से कोटा खत्म हो जाएँगे या क्या प्रोसेस रहेगा? जो पर्सनल लॉज़ हैं, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या उनको लेके एक यूसीसी बनाया जाएगा? इस सब के बारे में बातचीत करेंगे। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी इस समय जॉइन कर चुके हैं। राहुल जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी, जी, थैंक यू, नमस्कार। और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि यूसीसी इन जनरल अगर आप शॉर्ट में हमारे व्यूअर्स को बताएँ कि है क्या? और जितने पर्सनल लॉज़ हैं, जो कि ब्रिटिश राज के टाइम इंट्रोड्यूस किए गए थे, चाहे वो हिंदूज़ के लिए हो, मुस्लिम के लिए हो या अलग-अलग कम्युनिटीज़ के लिए हो, उनको कैसे कवर करेगा? क्या यूसीसी सबके एक अमाल्गमेशन होगी? जी, यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ही यही होगा, वन लॉ फॉर जी, ऑल एवरीबॉडी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन। आपका जी, एक ही कानून होगा, चाहे वो मैरिज के लिए हो, चाहे वो डाइवोर्स के लिए हो, चाहे वो अदर कई सिविल आपका हो, कोई किसी मेंटेनेंस वगैरह, व्हाटएवर जो भी होगा, इट विल बी यूनिफॉर्म सिविल कोड। और वो हर एक एस्पेक्ट जो आपकी है, जिसमें आप जी, आज की डेट में आप ऑन द बेसिस ऑफ योर पर्सनल लॉ, या हिंदूज जी, लॉ हो या मुस्लिम लॉ चल रहे हैं, हिंदू लॉ तो मोस्टली कोडिफाइड हो चुका है, तो उसमें ये कॉमन सिविल कोड बनेगा। अब क्या उसकी शेप होगी, क्या नहीं होगी, वो तो अल्टीमेटली पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी। तो लेकिन ये है कि होगा कॉमन। जी। तो क्या इसमें जो एलजीबीटी कम्युनिटी है, उनको भी कवर किया जाएगा? जो बच्चे हैं, उनकी प्रोटेक्शन के लिए स्पेशली कुछ देखने को मिलेगा? महिलाओं के राइट्स के लिए कुछ देखने को मिलेगा? क्या एक यूरोपियन लॉ बुक जैसे है, उसको कॉपी करने की कोशिश की जा रही है? जी, देखें, जो फाइनल शेप आएगी इसकी, जी, दैट इज वो तो पार्लियामेंट ही डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी तो ये देयर इज अ डिसीजन दैट वी आर डिबेटिंग कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अब जी, अल्टीमेटली लॉ किस शेप में बाहर आता है, उसमें किस किस को प्रोटेक्शन मिलती है, किस किस किस्म का लॉ आता है, कौन सा कैसे आप सक्सेशन को कैसे चलाते हैं आगे, मैरिज के लिए क्या कानून बनाते हैं, कैसे करते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन व्हाट इज द लॉ फ्रेम्ड बाय द अल्टीमेटली जी, पार्लियामेंट। लेकिन ये है कि डिसीजन हैज बीन टेकन और डिबेट इज गोइंग ऑन। जी, नॉट डिसीजन हैज नॉट बीन टेकन एज ऑन टुडे कि हम इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, बट डिबेट इज गोइंग ऑन। अल्टीमेटली पार्लियामेंट में पेश होगा लॉ, डिबेट चलेगी। अल्टीमेटली इट विल बी डिसाइडेड कि क्या कानून होगा, क्या नहीं होगा, बट जो भी होगा इट विल बी कॉमन टू ऑल। इट विल दे विल नॉट जी, बी सेपरेट एज ऑन टुडे। आप देखिए, मैरिज के लिए सेपरेट कानून है, हिंदूज आर सेपरेटली ट्रीटेड, जी। मुस्लिम्स आर सेपरेटली ट्रीटेड, एंड क्रिश्चियंस आर सेपरेटली ट्रीटेड। उसमें ये होगा, कॉमन होगा, वट एवर इज द शेप ऑफ द लॉ दैट विल कॉमन टू ऑल। जी। चलिए ये तो बात की बात रही कि जब यूसीसी सामने आएगा तब पता चलेगा कि लॉ किस तरीके का है। एक और चीज़ आपसे समझना चाहूँगी राहुल जी कि इंडिया जो कि अपने डाइवर्स कल्चर के लिए जाना जाता है, आपको हर कुछ किलोमीटर्स के बाद एक बिल्कुल अलग कल्चर, एक बिल्कुल अलग रिलिजन ये सब देखने को मिलेगा। तो इतनी डाइवर्स जगह में यूसीसी लागू करना क्या कुछ डिफिकल्टीज़ आएँगी और कैसे लागू हो पाएगा? क्योंकि अगर हम मुस्लिम्स की भी देखें उसमें भी फर्दर कैटेगरीज़ है शिया के लिए, सुन्नी के लिए देन हर एक कम्युनिटी के ऐसे अपने कुछ सेक्शंस हैं। तो इन सबको कैसे कैटर करेगा और क्या डिफिकल्टीज़ आ सकती हैं? जी, देखें, इसमें ऐसा है कि जिस समय हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, बेसिकली एक तो फंडामेंटल राइट्स हैं, पार्ट 3, पार्ट 4 उसमें जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, दे आर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जी, वो हमारे लिए एक लक्ष्य रखा हुआ है कि हमने ये लक्ष्य जी, अचीव करना है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर्स था, जब डिबेट हुई थी, वहाँ पे भी कुछ लोग चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसमें कर दिया जाए, लेकिन वहाँ पे भी अपोजिशन उस समय भी थी कि टाइम इज़ नॉट राइट फॉर दिस। आप देखें, हमें कितने साल हो गए आज़ाद हुए हुए, और आज भी हमारा जो आर्टिकल 44 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का, वो हमने अचीव कर, वो दैट प्रोवाइड्स फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड। हाँ, ये आप ठीक बात है कि डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, अगर लेकिन अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड हो जाए, बाकी देखें आप, इट इज नॉट कि फर्स्ट टाइम हो रहा है। एक स्पेशल जी, मैरिज एक्ट है 1954, दैट इज एब्सोल्युटली वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का एक नमूना आपके पास है। उसमें हिंदू भी उसमें शादी कर सकता है सेम कानून के अंदर, बाकी सब कुछ सेम रहता है। तो उसी तरीके से अगर एक किस्म का यूनिफॉर्म सिविल कोड में एक लॉ एक शेप में आ जाए विच इज एक्सेप्टेबल टू एवरीबॉडी, एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव भी यही है। अभी आप जी, देखिए सक्सेशन में
जो है इनसोफार हिंदूज आर कंसर्न, उनको काफी राइट फीमेल्स को मिल गए हैं, इक्वल राइट्स ऑलमोस्ट मिल गए हैं उनको। तो इस तरह अगर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो सबको, इन एवरी रिलीजन यू विल हैव फाइंड के उनको बराबर के हक मिल गए हैं, और वो मेरे हिसाब से तो वो बेटर रहेगा। जी। वहीं एक और चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी, ये तो हो गया रिलीजन बेसिस पे। जी रीजन बेसिस पे भी आपको लॉज़ देखने को मिलेंगे पूरे देश भर में। आप जी यूपी वाली साइड चल जाएँ, वहाँ एग्रीकल्चर इनहेरिटेंस का अलग कुछ लॉ होगा। तो ऐसे बिल्कुल। रीजन वाइज़ बहुत सारे लॉज़ हैं। उसकी हाँ, भी आपको क्या लगता है कि क्या नीड नहीं है कि हर डेमोग्राफी के हिसाब से एक अलग कुछ बेसिस की ज़रूरत है कि कुछ डिफरेंस तो हो एटलीस्ट लॉ में? अल्टीमेटली देखें, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब पार्लियामेंट इसको लॉ को बनाएगी, जी, तो पार्लियामेंट विल हैव टू डिसाइड, क्योंकि हमारे यहाँ पे नॉट ओनली रिलीजन, ट्राइबल्स हैं, और जी, ट्राइबल्स में बड़े डाइवर्स उनके कस्टम्स हैं जो कि प्रोटेक्टेड हैं इस समय। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड में ट्राइबल्स की तरफ से काफ़ी आपको अपोजिशन भी आ सकती है। तो जी, वो आप सबको रिकंसाइल करना पड़ेगा। जब भी गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है, देयर हैज़ टू बी सम कोई कंसल्टेशन प्रोसेस होगा, पार्लियामेंट में डिबेट होगी। अल्टीमेटली वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगी किस-किस को, किस-किस व्यू पॉइंट को किस-किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमने अकोमोडेट करना है। तो कोई ऐसी बात नहीं है कि वो सक्सेशन वगैरह में भी वो दे कैन गिव द कंसेशंस टू सम एक्सटेंट, जैसे वो पार्लियामेंट चाहे वो करके। लेकिन ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड विल बी, अल्टीमेट इसका ऑब्जेक्ट यही होगा जी, कि जो भी आपके लॉज हैं, जो भी सिविल लॉज हैं, वो आपको एक यूनिफॉर्म से, जैसे देखें देखें जैसे क्रिमिनल लॉ है हमारा, जी, हमारे यहाँ पे इंडियन पेनल कोड है, इट इज नॉट जी। बेस्ड अपॉन एनीथिंग, इट इज अ कॉमन। तो वही हम अचीव करने जा रहे हैं कि सिविल लॉ में भी हम कॉमन हो जाए सिस्टम। तो अगर चाहे पार्लियामेंट चाहे तो दे कैन डू इट, और कंसल्टेशन करके सबके साथ, तो मेरे ख्याल से अचीव किया जा सकता है ये ऑब्जेक्टिव। जी, आखिर में मेरा सवाल रहेगा जो कि शायद जितनी भी ऑडियंस है उनका भी सवाल है कि क्या कोटा खत्म हो जाएँगे इसके बाद? जितने भी कोटास दिए जा रहे हैं और हाल ही में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी इंट्रोड्यूस किया गया था, कुछ ज़्यादा समय नहीं हुआ है उसको इंट्रोड्यूस किए, तो क्या सारे कोटास खत्म हो जाएँगे? एक ये भी सवाल बिल्कुल नहीं, पैदा बिल्कुल होता नहीं, है। बिल्कुल नहीं। रिज़र्वेशन जो जी, है, जो कोटास हैं, रिज़र्व टोटली एक डिफरेंट कांसेप्ट है। वो जी, कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एक रिज़र्वेशंस आपको मिलती हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट करता है। इससे कॉमन यूनिफॉर्म सिविल कोड से या कॉमन सिविल कोड से वो कोटास कोई खत्म नहीं होते उसमें। वो अपनी जी, जगह रहे। वो दे आर प्रोटेक्टेड, आर्टिकल 15, 16 जो भी हैं, वो अपनी प्रोटेक्शन आपकी वो रहेगी। कोटास नहीं कहीं भी जाएँगे। कोटास बिल्कुल वहीं पे रहेंगे जहाँ हैं। जी, अनलेस एंड जी, जी, पार्लियामेंट कोटे के लिए इट्स अ डिफरेंट प्रोविजंस ऑल टुगेदर। जी, कोटा इसमें क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड में कोटे का कोई लेना देना नहीं। जी, क्योंकि यूसीसी को लेके अभी बिल्कुल ही एकदम से फिर से टर्म आई है। पहले शाहबानो केस के टाइम ये टर्म सुनने को जी, मिली थी, इतना पॉलिटिकल बैकलैश देखने को मिला कि उसके बाद ये टर्म अब सुनने में आई है। इसमें भी कहा जा रहा है कि इलेक्शंस होने वाले हैं, तो लोगों में कन्फ्यूजन भी बहुत है कि कोटा खत्म हो जाएँगे, हमारी रिज़र्वेशन खत्म हो जाएगी। ऐसे लेकिन कन्फ्यूजन को दूर करना ही इस नहीं, इंटरव्यू का मकसद कोटास है। वगैरह के कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। जो जी, रिजर्वेशन आपको मिलती है सर्विसेज में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या कहीं और रिजर्वेशन है, वो उसमें कोई खत्म नहीं होगा। उसका इसके साथ कोई लेना, देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन द बोथ। हाँ हाँ, ये है कि जब अब यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, जो मैरिज की होगी, कटिंग अक्रॉस रिलीजन वो सेम होगी सबके लिए। अब इस जी। किस्म के जो सिविल आपके लॉज हैं उसमें होगा, सक्सेशन में वो एक कॉमन होगा सक्सेशन। लेकिन वो कॉमन लॉ क्या होगा, दैट वी नोबडी नोज एज ऑन टुडे। वो अल्टीमेटली उस शेप, किस शेप में बाहर आएगा, क्या आएगा, वो बाद में पता लगेगा। जी। और आपको क्या लगता है रिक्वायरमेंट है भी एक यूसीसी इंट्रोड्यूस करने की ताकि सबको एक ही अम्ब्रेला के नीचे गवर्न किया जाए? आई थिंक दैट अगर हम पैनल लॉज में, अगर हमारा यूनिफॉर्म पैनल लॉ है और उसमें हम ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, तो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमारा एक सिविल कोड भी कॉमन हो जाए, और जी, उससे थोड़ी आसानी होगी। तो मेरे ख्याल से तो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बार अपनी जजमेंट में कहा है, जी, रिक्वायरमेंट बताई है कि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। एंड हमारे तो यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें एक डायरेक्शन दी हुई है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर द डायरेक्शन व्हिच वी हैव टू फॉलो। अल्टीमेटली हमने उनको अचीव करना है। तो हमारा जी, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें शुरू से कहता है कि आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड में जाना है। तो इसमें जी। कोई तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए और जाते-जाते अगर हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि इसमें अभी तो हमें तो
यूनिफॉर्म सिविल कोड, देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन अभी डिबेट शुरू हुई है, किस शेप में होगा, क्या लॉ होगा, नोबडी नोज। और जी, साफ खास तौर पे रिजर्वेशन पे तो इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो उसको आप भूल जाएं। इसमें आप इसके इसके प्रोज एंड कॉन सारे लोग देखें, सोचें, समझें और डिबेट में हिस्सा लें। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, क्या कानून होता है। मेरे हिसाब से तो कानून बेटर होगा, सिविल जी। कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहुत-बहुत शुक्रिया राहुल जी, हमारे साथ जॉइन करने के लिए। तो ये थे सीनियर एडवोकेट राहुल पंत जी हमारे साथ, जिन्होंने यूसीसी को लेके आई गेस आप सबके डाउट्स क्लियर किए होंगे। ऐसे और कन्वर्सेशंस लेके आपके साथ फिर मुलाकात करूँगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार। ठीक है अनय